जापान के काइनान गांव में यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था हिरू ओनोडा। ओनोडा का परिवार कोई आम परिवार नहीं था। वो प्राचीन समुराई योद्धाओं के वंशज थे। बचपन से ओनोडा को खिलौनों से नहीं बल्कि तलवार से खेलना सिखाया गया। उनके पिता इतने सख्त थे, जब ओनोडा स्कूल में केंडो तलवारबाजी सीख रहे थे तब उनके पिता कहते हैं, बेटा अगर कभी परिवार का नाम डुबोया तो कायरो की तरह मत जीना, खुद अपना पेट काट लेना। ये बात उस नन्हे ओनोडा के दिमाग में एक लोहे की लकीर बन गई। जैसे जैसे ओनोडा जवान हुए वो काम करने के लिए चीन चले गए। वहाँ वो एक बिंदास जिंदगी जी रहे थे, इंग्लिश बोलना, कार चलाना और पार्टियां करना। लेकिन तभी दुनिया बदल गई। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये मानो अमेरिका सो रहा था और जापान ने उसे जगा दिया हो। दूसरा विश्व युद्ध भड़क चुका था। ओनोडा को देश की याद आई और वो सब कुछ छोड़कर जापानी सेना इंपीरियल जापानीज आर्मी में भर्ती हो गए। ओनोडा की आम ट्रेनिंग नहीं हुई। उन्हें चुना गया नकानो स्कूल के लिए, जो जासूसों का अड्डा था। बाकी जापानियों को सिखाया जाता था सम्राट के लिए मर जाओ, लेकिन ओनोडा को सिखाया गया तुम्हें मरना नहीं है, चाहे दुश्मन बेइज्जत करे या तुम्हें कीड़े खाने पड़े, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है, जिंदा रहना है। क्योंकि उनका मानना था कि मरा हुआ सैनिक किसी काम का नहीं होता। यही वो ट्रेनिंग थी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति 29 साल कुर्बान कर देता है सिर्फ एक वादा निभाने के लिए। दिसंबर 1944 जापान युद्ध में पिछड़ने लगा था। 22 साल के ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा जाता है। जाते वक्त उनके कमांडर मेजर तानी चुंगी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, ओनोडा फिलहाल हम वापस हट रहे हैं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। इसमें 3 साल लगे या 5 साल, मैं लौटकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। तानी चुंगी बोलते हैं, तुम सरेंडर नहीं करोगे और ना ही अपनी जान लोगे, ये मेरा ऑर्डर है। 君たちに死ぬ権利はない。死の根っこども、生き残るんだ。はい。大将どもと一緒。ओनोडा ने सैल्यूट किया और घने जंगलों में गायब हो गए। जंगल में ओनोडा अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन बाहर दुनिया तबाही के मुहाने पर थी। अगस्त 1945 आ गया था और अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। Which was Nagasaki. At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. तभी रसिया भी जापान पर हमला बोल देता है। जापान पूरी तरह से गिर चुका था। तभी जापान कोई रास्ता न देखकर 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है। ये वॉर खत्म हो जाती है, दुनिया जश्न मनाने लगती है, लेकिन जंगल में ड्यूटी निभा रहे ओनोडा को इसकी कोई खबर नहीं थी। युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सी कंट्री को ये पता था कि बहुत सारे जापानी सैनिक अभी भी जंगलों में हैं। उन्हें बताने के लिए जहाजों से लाखों पर्चे गिराए गए, जिन पर लिखा था युद्ध खत्म हो गया है, जापान हार चुका है, अब सभी सैनिक जंगलों से बाहर आ जाए। ओनोडा को वो पर्चा मिलता है और वो उसे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पर्चे में कुछ गड़बड़ है। पर्चे की जापानीज भाषा में कुछ गड़बड़ थी। ओनोडा ये सोचते हैं कि ये दुश्मन देशों की एक चाल है हमें बाहर निकालने के लिए। ओनोडा सोचते हैं हमारा देश बहुत महान है, वो इतनी जल्दी नहीं हार सकता, शायद ये अमेरिका की चाल है हमें बाहर निकालकर मारने के लिए। ओनोडा उस पर्चे को फाड़ देते हैं और यहीं से शुरू होता है 29 साल का वो वनवास जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। ओनोडा और उसके 3 साथी अकात्सु, शिमादा और कोजुका जानवरों की तरह जी रहे थे। वो लोग केले खाते और कभी कभी गांव वालों की गायें चुराते थे। और साल 1950 में उनका एक साथी अकात्सु हिम्मत हार जाता है और सरेंडर कर देता है।
और उनका दूसरा साथी शिमादा साल 1954 में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में मारा जाता है। वक्त बीतता जाता है और साल 1972 ओनोडा का जिगरी दोस्त कोजुका वो भी पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। साल 1972 में ओनोडा पूरी दुनिया में सिर्फ अकेले थे। सोचिए, दुनिया में कलर टीवी आ जाता है और इंसान चांद पर चला जाता है, लेकिन ये इंसान अभी भी साल 1945 का युद्ध लड़ रहा था। फरवरी 1974 जापान का एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का नोरियो सुजुकी ओनोडा को ढूंढने जंगल में गया और चमत्कार ये होता है कि ओनोडा उन्हें मिल जाते हैं। सुजुकी ने कहा, ओनोडा सान, युद्ध खत्म हो चुका है, आप वापस चलिए। लेकिन ओनोडा जो कहते हैं वो एक सैनिक की मिसाल है। ओनोडा बोलते हैं, मैं एक सैनिक हूँ और मुझे मेजर तानी चुंगी ने ऑर्डर दिया था, तब तक वो खुद आकर ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। सुजुकी जापान जाता है और वहाँ मेजर तानी चुंगी को ढूंढता है, जो अब रिटायर हो चुके थे और किताबें बेचा करते थे। जापानीज गवर्नमेंट उन्हें लेकर जंगल पहुंचती है और 9 मार्च साल 1974 जंगल की खामोशी टूटती है। बूढ़े कमांडर तानी चुंगी एक जगह खड़े होकर ओनोडा को जंगल के बाहर निकलते हुए देखते हैं। उनकी उम्र 52 साल हो चुकी थी, लेकिन चाल अभी भी चीते जैसी थी। और बाहर आकर ओनोडा अपनी जिंदगी का सबसे भारी सैल्यूट करते हैं। लेफ्टिनेंट ओनोडा, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। और तानी चुंगी ने कांपते हुए हाथों से एक लेटर पढ़ा जिस पर यह लिखा था कि सभी मिशन रद्द किए जाते हैं, यूनिट हथियार डाल दे। जैसे ही ओनोडा ने ये सुना, उनके कंधे झुक गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 29 साल यानी 10,000 रातें, जैसे सब खत्म हो गया हो। Onoda was shocked and could not hold back his tears. His clothes in tatters, the soldier still approached his mission as if it were his first day. Taniguchi gave the order. By order of the Imperial Army Command, the 14th District Army has ceased all combat activities. ओनोडा ने अपनी वो राइफल, जिसे उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाला था, फिलीपींस के राष्ट्रपति को सौंप दी। और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने उनकी ये बहादुरी देखकर उन्हें माफ कर दिया। क्योंकि 29 साल तब तक वो जंगलों में रहे, उन्होंने करीब 30 किसानों की जान ली, लेकिन ये सभी हत्याएं एक गलत फहमी में रहकर की गई थी। और जब वह जापान लौटे तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन उन्हें ये आधुनिक जापान पसंद नहीं आया, जहां लोग सम्मान और अनुशासन भूल चुके थे। वो बाद में ब्राजील चले जाते हैं और फिर वापस आकर बच्चों को नेचर स्कूल में ट्रेनिंग दी। The cattle ranch he dreamed about since listening to ABC radio in the jungle of Lubang. But later he would return to his homeland to teach youngsters survival skills. Hiro Onoda has come to symbolize the spirit of the Japanese straggler. और साल 2014 में 91 एज की उम्र के बाद यह योद्धा हमेशा के लिए सो गया। Former commanding officer at his jungle hideout that Onoda laid down his arms. Onoda returned to Tokyo where he died at age 91. ओनोडा की कहानी हमें युद्ध नहीं, बल्कि अपने वादे और ड्यूटी के प्रति जुनून सिखाती है।